दोस्तों यहाँ पे काफी शॉर्ट तरीका से ना वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके समीकरणों को हल करेंगे। लेकिन किन स्थिति में हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ प्रश्न को पढ़ के समझना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 के यहाँ पे इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी 2 समीकरणों को बोलेंगे समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। एक स्थिति ये हुआ किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आगे देखिए, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इन समीकरणों को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है, और वज्र गुणन विधि से तभी हल करना है जब समीकरणों का अद्वितीय हल हो। तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे यहाँ पे तो समझेंगे ही, उससे पहले हमें यह समझ लेना पड़ेगा, उन स्थितियों को समझना पड़ेगा कि 2 समीकरणों का हल कब अद्वितीय होगा या कब कोई हल नहीं होता है या कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे समझिए, इन स्थितियों को पता करने के लिए हमें 3 अनुपात निकालना पड़ेगा। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो A1, B1 और C1 देख रहे हैं, A2, B2 और C2 देख रहे हैं, ये आपको प्रत्येक प्रश्न में ये जो 2-2 करके समीकरण है इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रश्न को हल करने के दौरान मैं बता दूंगा क्या A1, B1, C1, C2 है। तो अब जब हम इन तीनों अनुपात को निकालेंगे, मान के चलिए A1/A2 को निकाले और B1/B2 को निकाले, ये दोनों अनुपात यदि बराबर ना हो तो पहला स्थिति यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब नॉट इक्वल टू मतलब दोनों आपस में बराबर ना हो, इसका मान कुछ अलग आ जाए और B1/B2 का भी मान कुछ अलग आ जाए, तो दोनों का मान अलग होगा तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। उस परिस्थिति में अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को हम लोग एक हल भी बोल सकते हैं। इस परिस्थिति में दोनों समीकरण का जो 2 रेखा बनेगा वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए, जब हम A1/A2 को निकालेंगे और B1/B2 को निकालेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम C1/C2 को भी निकाल लेंगे। तो जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, मतलब नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए और तीसरा जो अनुपात है C1/C2 वो बराबर ना हो, तो इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है। अब यदि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अनेक हल होता है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे पहले जो है 1 नंबर का जो प्रश्न है इसको उतारते हैं नीचे और इसको हल करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ये दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। तो सिंपल सा समीकरणों को यहाँ पे उतार लेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण क्या है, x - 3y - 3 बराबर 0, x - 3y - 3 बराबर में 0 है। और दूसरा समीकरण 3x - 9y - 2 बराबर में 0, 3x - y - 2 बराबर में 0 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आइए इन समीकरणों से हम लोग A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे, यहाँ मतलब दोनों समीकरणों से। देखिए A1 1 है ना, 1 है तो हम लोग समीकरण 1 में देखेंगे। तो A1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में जो संख्या रहेगा वही हो जाएगा A1। तो समीकरण 1 में x के साथ कोई भी संख्या गुना के रूप में नहीं है, तो यहाँ आगे में हम कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा तो कितना A1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B1 होता है, देखिए B1 1 है तो समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में रहेगा, तो y के साथ गुना के रूप में कितना है, -3 है, तो B1 बराबर -3। और C1 का मतलब समीकरण 1 में देखेंगे जो अचर पद है, बिना x वाला पद है, वो हो जाएगा C1।
उसी प्रकार देखिए कंटिन्यू होगा A1 B1 C1, उसी प्रकार A2 यानी A के साथ 2 है तो समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में है 3, ये A2। B2 समीकरण जो y के साथ गुना के रूप में है क्या है, -3 -9 है। और C2 2 है तो समीकरण 2 में जो अचर पद है बिना x वाला पद है -2, वो हो जाएगा C2। अब हमें इन स्थितियों को पता करने के लिए ये तीनों अनुपात को निकालना है, तो सिंपल सा निकाल लेंगे। सबसे पहला अनुपात निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देंगे अनुपात, और सबसे पहला अनुपात निकाल लेते हैं A1 बट्टे A2 निकाल लेते हैं, बराबर करेंगे। A1 का मान 1 है, 1 रख दिए, A2 का मान 3 है, 3 रख दिए। उसके बाद निकाल लेंगे B1 बट्टे B2 निकाल लेंगे, बराबर करेंगे, बट्टा देंगे। देखिए बट्टा को लिख लिए, B1 का मान कितना -3 तो लिख लेंगे -3, B2 का मान कितना -9 तो -9 लिख लेंगे, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 9 यानी 1 बट्टे 3 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हुए तीसरा अनुपात C1 बट्टे C2 निकाल लेंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों आपस में बराबर होगा तभी हम C1 बट्टे C2 निकालेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो पहला कंडीशन जो है ना लागू हो जाएगा कि A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। अब दोनों बराबर है तो हमें C1 बट्टे C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 और C2 का मान देख लेते हैं। C1 का मान -3, C2 का मान -2, तो यहाँ लिख लेंगे C1 का मान -3, C2 का मान -2, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बचा क्या 3 बट्टे 2। देखिए अब हम देख रहे हैं यहाँ सिंपल सा, क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ऐसा क्यों, ये दोनों अनुपात बराबर क्यों है, क्योंकि इन दोनों अनुपात का मान कितना प्राप्त हुआ है, बराबर प्राप्त हुआ है, सेम प्राप्त हुआ है, 1/3 1/3, तो ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन C1 बट्टे C2 का मान अलग निकल गया है तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी ये C1 बट्टे C2 बाकी ये दो अनुपात के बराबर है नहीं है। आप देख सकते हैं इन दोनों का अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या है, सेम है और ये अलग है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए। अब जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा तो इस परिस्थिति में क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, तो इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है, तो उसी को लिख लेंगे। इसलिए दी गई समीकरणों के युग्म, मतलब दो जो समीकरण है युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसे हमें वज्र गुणन विधि से और हल नहीं करना है, क्योंकि शुरू में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देखिए यदि अद्वितीय हल होगा तभी हल करना है। तो यहाँ हमें क्या हल प्राप्त हुआ है, कोई हल नहीं है, तो इस परिस्थिति में और इसको हम और हल नहीं करेंगे, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो आइए इन दोनों समीकरणों को पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं है। अद्वितीय हल होगा तभी इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे अब, और व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ जो बिना x y वाला पद है 5 और 8 को बराबर के इस पार कर देंगे। तो सबसे पहला समीकरण है 2x प्लस वाई। देखिए 5 बराबर के इधर आएगा तो 5 इस पार आएगा तो हो जाएगा -5, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। उसी प्रकार दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y होगा। 8 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो बराबर के इस तरफ 8 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, और इधर आएगा तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, -8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। तो आइए अनुपातों को निकालने से पहले A1 का मान निकालते हैं। तो A1 देखिए 1 है तो समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है। B1 तो 1, समीकरण 1 में y के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है तो y के आगे में क्या समझते हैं हम, 1 समझते हैं, तो B1 बराबर 1। C1 बराबर हो जाएगा अचर पद बिना x या y वाला पद -5। उसी प्रकार A2 तो समीकरण 2 में देखेंगे x के साथ गुना के रूप में 3 है,
B2 समीकरण 2 में y के साथ गुना के रूप में कितना है 2 है। C2 समीकरण 2 में जो बिना x या y वाला पद है -8C2 हो जाएगा। अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा अनुपात निकालेंगे तो लिख सकते हैं आप अनुपात, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ सबसे पहला अनुपात A1 बट्टे A2 को निकाल लेते हैं। A1 का मान 2 है बट्टा A2 का मान कितना है 3 है। अब B1 बट्टे B2 निकाल लेते हैं। तो B1 बट्टे B2, B1 का मान 1 और B2 का मान 2 है तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों का मान अलग अलग है, अर्थात बराबर नहीं है। तो उसी बात को लिख लेंगे क्योंकि A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लगा दिए। आप देख सकते हैं दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा इसको समझिए। तो यहां पे देखिए जब A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 होगा तो उस परिस्थिति में क्या होता है अद्वितीय हल होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे कि दी गई रैखिक, तो उसी बात को लिख लिए कि दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब दो जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल है। तो प्रश्न में हमें पहले ही कह दिया है यदि अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र गुणन विधि से हमें हल करना पड़ेगा। तो आइए इसे वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को है ना यहां पे उतार लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। आइए इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। मैं आपको बिना फॉर्मूला का एक शॉर्ट तरीका से बनवाऊंगा, आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं x बट्टे, x के नीचे क्या आएगा इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों को देखेंगे। क्योंकि हम x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले पद को हम छोड़ देंगे, यानी 2x और 3x को अभी नहीं देखेंगे। x के नीचे x वाले पद को हम नहीं देखेंगे, इसको आप भूल जाइए। इसके बाद क्या है y वाला पद है। तो हम क्या करेंगे, इस y का जो गुणांक है, यहाँ पे आगे में गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है तो आगे हम कितना समझते हैं, ये 8 से गुना हो जाएगा और ये जो गुणांक है y का नीचे वाला ये जाकर के 5 से गुना हो जाएगा, यानी क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यहाँ y के आगे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 जाकर के -8 से गुना होगा। देखिए 8 के सामने माइनस है तो -8 से गुना होगा, तो 1 गुना -8 हो जाएगा -8। उसके बाद यहाँ माइनस हम फॉर्मूला के अनुसार लगा देंगे, यहाँ माइनस आपको लगाना ही है। उसके बाद नीचे वाला जो y का गुणांक 2 है इसको 5 से गुना करेंगे तो 2 गुना -5 हो जाएगा, 5 दूने 10 यानी -10 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस यहाँ पे रह जाएगा। बराबर करेंगे। अब y के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो y वाला पद है ना इसको आपको नहीं देखना है। चलिए सुविधा के लिए हम यहाँ पे कलम को रख दिए, यानी y का मान निकालने के लिए y वाले पद को नहीं देखेंगे। तो उसके बाद क्या बचा, अचर यानी बिना x या y वाला पद बचा है -5 -8। तो इस -5 को क्रॉस यानी यहाँ पे गुना कर देंगे और इस -8 को जाकर के 2 से गुना कर देंगे। तो -5 गुना 3 कितना हो जाएगा, -15। और ये माइनस को फॉर्मूला के अनुसार लगा देना है हमें पहले। उसके बाद इसके नीचे जो -8 है ये जाकर के गुना हो जाएगा 2 से, तो -8 गुना 2 -16 हो जाएगा। यानी ये माइनस इसका और ये 2 गुना होकर के आया है और ये माइनस सूत्र वाला माइनस है। फिर बराबर करेंगे और ऊपर में 1 बट्टा लिखेंगे। देखिए 1 में x और y वाला कोई टर्म है नहीं है ना, तो हम जब 1 बट्टे 1 के नीचे कुछ लिखेंगे तो ये बिना x या y वाला पद जो अंतिम वाला इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो उसके बाद इसके आगे कुछ भी नहीं बचा तो फिर हम घूम करके यहाँ आगे में आ जाएंगे, यानी आगे कुछ नहीं मिला तो फिर वापस यहाँ पे आएंगे। तो कौन वाला पद है, x वाला पद है। तो फिर ये x का जो गुणांक है इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे, इस 3 को y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ आगे में कितना होता है 1। चलिए यहाँ 1 बना ही देते हैं तो क्रॉस गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4, बीच में माइनस लगा देंगे। उसके बाद 3 गुना 1 हो जाएगा 3।
इस प्रकार आपको बजरंग गुणन विधि से बना लेना है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे। ऊपर में क्या है, x है। अब यहाँ देखिए -8 है। अब इसके ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। बराबर करेंगे, ऊपर में क्या है, y है। अब नीचे में देखिए -15 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। बराबर करेंगे, ऊपर में 1 है और नीचे में 4 से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर में x है, देखिए यहाँ पे कितना है, +10 -8, यानी 8 के सामने माइनस है तो 10 से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। बराबर करेंगे, यहाँ y है, बट्टा कर लेंगे। देखिए माइनस किसके आगे में है, 15 के आगे में, तो 16 से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बराबर यहाँ पे कितना है, 1/1, इसको लिख लेंगे। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x/2, y/1 और 1/1 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो x का मान को निकालने के लिए हम x/2 को बराबर कर लेंगे 1/1 का, y के मान को निकालने के लिए y/1 को एक बार बराबर कर लेंगे 1/1 का। तो सबसे पहले x को बराबर कर लेते हैं, तो सिंपल सा लिखेंगे जब x/2 बराबर इसका, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगा, 1 जाकर के x से गुना होगा तो 1 गुना x हो जाएगा, बीच में बराबर का निशान है, और 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार एक बार क्या कर लेंगे, ये y के मान को, नहीं y/1 को बराबर कर लेंगे 1/1 का, तो बराबर हो जाएगा 1/1। आइए इसको भी गुना कर लेते हैं। 1 जाकर के y से गुना होगा तो y हो जाएगा, 1 गुना 1 ये जाकर के 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अतः हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है। तो x बराबर कितना, 2, और y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1। यही हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो आइए अब 3 नंबर के इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे, यानी बिना x y वाला पद जो है 20 और 40 उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे। तो ऊपर में पहला समीकरण है 3x - 5y, 20 बराबर के इस तरफ आएगा तो -20 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाला समीकरण 6x - 10y, 40 को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा -40, बराबर में इधर क्या बचा, 0 बचा। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस समीकरणों से हम लोग जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकाल लेंगे। तो यहाँ मतलब इन दोनों समीकरणों में a1 क्या होगा, देखिए a1 समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में कितना है, 3 है। उसी प्रकार b1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है, b1 है तो 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में y के साथ गुना के रूप में -5 है। उसी तरह c1 हो जाएगा समीकरण 1 में जो अचर पद बिना x वाला पद है -20 हो जाएगा। उसी तरह a2 समीकरण 2 में देखेंगे x के साथ गुना के रूप में कितना है, 6 है। उसी तरह b2 को देखेंगे y के साथ गुना के रूप में कितना, -10। उसी तरह c2 को देख लेंगे समीकरण 2 में जो बिना x वाला पद है -40, उसको यहाँ पे देख लिए। अब हम क्या करेंगे, अनुपात को निकाल लेंगे ताकि हमको पता चले कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो सबसे पहले अनुपात a1/a2 निकाल लेंगे। बराबर करेंगे, a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान कितना है, 6 है। तो 3 कितना हो जाएगा, a2 का मान 6 है। 3 1 कम 3, 3 दूने 6, यानी a1/a2 का मान 1/2 प्राप्त हुआ है। अब b1/b2 दूसरा अनुपात निकाल लेंगे। तो दूसरा b1 का मान देखिए कितना, b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10। ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूने 10। यानी देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान समान है ना, तो दोनों का मान जब समान होगा तो हमें c1/c2 को निकालना पड़ेगा। यदि दोनों का मान समान नहीं होता तो हम c1/c2 का मान नहीं निकालते। तो c1/c2, c1 और c2 का मान को ऊपर से देख लेते हैं। c1 का मान -20 और c2 का मान -40 है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। c1 -20 और c2 का मान माइनस कितना है, 40 है। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, यानी ऊपर में कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा ना, और नीचे में कितना बचा, 2। अब हम देख रहे हैं कि तीनों अनुपात का मान क्या है, बराबर है। तीनों का मान 1/2 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये तीनों अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों अनुपात बराबर होगा तो उस परिस्थिति में क्या होता है उसको समझिए। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो उस परिस्थिति में दोनों समीकरणों का अनेक हल होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, कि दी गई रेखिक समीकरण के युग्म मतलब दो जो समीकरण इस प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है उसका अनेक हल है। जब अनेक हल होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, केवल अद्वितीय होगा तब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसको यहाँ पे वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए चौथा प्रश्न को ले लेते हैं। तो आइए इन दोनों समीकरणों को हल करने से पहले, वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले हम लोग इसका क्या पता कर लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखिए ये व्यवस्थित रूप में है क्योंकि 7 और 15 जो है बराबर के इस तरफ है, तो यहाँ सीधे हम लोग A1 का मान निकाल लेंगे। तो A1 मतलब समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ कुछ भी संख्या नहीं, तो आगे कितना समझते हैं 1 समझते हैं। तो A1 बराबर 1, B1 हो जाएगा समीकरण 1 में y के साथ गुना के रूप में कितना -3, C1 हो जाएगा समीकरण 1 में अचर पद बिना x या y वाला पद कितना -7 है। उसी तरह A2 2 है तो समीकरण 2 में देखेंगे x के साथ गुना के रूप में क्या है 3, B2 समीकरण 2 में कितना है y के साथ गुना के रूप में -3, C2 समीकरण 2 में अचर पद -15 है। अब अनुपातों को निकाल लेंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे, अनुपात निकालना है तो अनुपात, सबसे पहला अनुपात A1/A2 निकालेंगे। A1 का मान 1, A2 का मान 3, तो A1 का मान 1, A2 का मान 3। अब B1/B2 निकाल लेंगे, तो B1/B2 दूसरा अनुपात को लिखेंगे। अब सिंपल सा ऊपर देख लेते हैं, B1 का मान -3 और B2 का मान भी कितना है -3 है, तो B2 का भी मान -3 है, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान कितना है 1/3 है, B1/B2 का मान कितना है 1 है, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों अनुपात है ना आपस में बराबर नहीं है, तो उसी चीज़ को लिख लेंगे, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये दोनों जो आपस में बराबर नहीं है ना उसके लिए नॉट इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा ना तो हम C1/C2 नहीं निकालेंगे। ये दोनों अनुपात बराबर होता तब हम C1/C2 निकालते। तो जब ये ऐसा परिस्थिति होगा तो इस स्थिति में समीकरण का क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो उस परिस्थिति में जो दो समीकरण दिया हुआ है यानी समीकरण के जो युग्म है उसका अद्वितीय हल होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि दी गई रेखिक समीकरण के युग्म यानी दो जो समीकरण दिया हुआ है उसका अद्वितीय हल है। हमें प्रश्न में निर्देश में पहले ही कह दिया है अद्वितीय हल होगा तो हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए इन दोनों समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिख लेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे उसको समझिए। तो वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। ये रहा मेरा पहला समीकरण, इसको भी उतारेंगे और दूसरा समीकरण को भी नीचे उतार लेंगे, उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे। तो पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर में 0 है। अब यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे उसको समझिए। हम वो बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना सिखाते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले x बट्टा होगा, तो x के नीचे जो भी लिखेंगे तो उस परिस्थिति में और x वाले पद को नहीं देखेंगे हम लोग, यानी x के नीचे लिखना है तो x वाला पद को और नहीं देखना है। तो x वाले पद को जब नहीं देखेंगे तो उसके बाद क्या बचा, तो इसके बाद जो y वाला पद बचा तो y का जो गुणांक है, y का जो गुणांक यानी y के साथ जो गुना के रूप में है उसको इस 15 से गुना करेंगे और नीचे वाला जो y का गुणांक है इसको ऊपर 7 से गुना कर लेंगे यानी क्रॉस गुना कर लेंगे। तो -3 गुना -15, इसका माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 15 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फॉर्मूला के अनुसार ही हमें माइनस लगाना ही होगा। अब इसके नीचे जो -3 है ये जाकर के -7 से गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 7 या 21
बराबर करेंगे। अब y बट्टा करेंगे, तो y के नीचे जब लिखेंगे तो हम y वाले पद को और नहीं देखेंगे। उसके बाद क्या है, बिना x या y वाला पद है, यानी -7 -15 है, तो -7 को क्रॉस गुना करेंगे, ये जाकर के नीचे गुना हो जाएगा 3 से, और -15 गुना हो जाएगा यहाँ 1 का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो आगे कितना समझते हैं हम, 1 समझते हैं। तो -7 गुना 3 हो जाएगा -27, यानी इसका माइनस, इसके आगे में कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 27। अब ये माइनस तो फॉर्मूला वाला आता है, इसको तो लगाएंगे ही। उसके बाद देखिए -15 गुना 1 कितना हो जाएगा, -15, यानी ये जो माइनस है -15 1 के साथ गुना हुआ तब ये माइनस है, और ये माइनस सूत्र वाला माइनस है। बराबर करेंगे, 1 बट्टा लिखेंगे। देखिए 1 के साथ x या y है, नहीं है, तो इस परिस्थिति में 1 के नीचे जो भी लिखेंगे तो बिना x या y वाला पद को नहीं देखेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसके आगे में और कोई भी पद नहीं है, तो फिर हम वापस शुरू में आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, x वाला पद है, तो x वाले पद को हम क्रॉस गुना कर देंगे, यानी ये 1 जाकर के फिर 3 से गुना हो जाएगा, फिर ये 3 जाकर के ऊपर इस 3 से गुना हो जाएगा, तो ये गुना -3 हो जाएगा -3, ये सूत्र वाला माइनस को लगा देंगे। उसके बाद ये 3 जाकर के -3 से गुना होगा, तो 3 तिया 9 और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 3 तिया 9। आइए इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। 45 से 21 को बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5 से 1 गया 4 और 4 से 2 गया तो 2 बचेगा। बराबर करेंगे, ऊपर में क्या है, y है, यहाँ -21 है, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। बराबर करेंगे, ऊपर में 1 है, यहाँ पे कितना -3 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x बट्टे कितना है, 24 है। बराबर करेंगे y बट्टे, देखिए -21 के सामने है तो 15 से 21 को घटाएंगे, यानी माइनस वाला संख्या बड़ी है तो घट करके माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर करेंगे, ऊपर 1 है, अब यहाँ देखिए 9 से 3 को घटाएंगे, क्योंकि 3 के आगे में माइनस है, तो 9 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये तीनों x बट्टे 24 बराबर y बट्टे -6 बराबर 1 बट्टे 6, ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो एक बार इस x वाले टर्म को इसके बराबर कर देंगे, एक बार y वाले टर्म को इसके बराबर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले जो है सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे, जब x बट्टे 24 बराबर होगा कितना, 1 बट्टे 6 का, तो यहाँ सिंपल सा है, यहाँ पे 6 जाकर के x से गुना हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, और 24 जाकर के 1 से गुना होगा तो 24 गुना 1 24 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ आगे बढ़ा लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 24 और 6, क्योंकि गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, या करेंगे x का मान 4 बट्टे 1, तो नीचे में 1 लिखा नहीं करते हैं, तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। और दूसरा परिस्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ सिंपल सा, कि जब y बट्टे माइनस क्या है 6 है, इसको बराबर कर देंगे 1 बट्टे 6 का। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना y, 6 जाकर के y से गुना होगा, 6y हो जाएगा, -6 गुना 1 -6 हो जाएगा, और सिंपल सा y बराबर कर लेंगे -6, यहाँ पे 6x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। y बराबर क्या होगा उसको समझिए, 6 कम 6, 6 कम 6, ये माइनस तो रह जाएगा ना, 1 बट्टा 1 को हम लिखेंगे 1, अर्थात हमें x का मान प्राप्त हुआ कितना, x का मान 4 प्राप्त हुआ, और y का मान कितना प्राप्त हुआ, -1। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।